स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो जुड़ी हुई है स्पेस सेक्टर से। यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली इसरो या फिर इंडियन स्पेस सेक्टर के बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है। हम लोग यहां पे चर्चा करने वाले हैं ग्लोबल स्पेस सेक्टर या फिर मैं कह सकता हूं ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि अभी तक आपके दिमाग में कुछ सवाल जरूर उठ रहे होंगे इस इमेज को देखकर। आप सोच रहे होंगे, सर आपने ये क्या कैप्शन डाला है कि फर्स्ट कॉलोनी ऑन मार्स, क्या ये ऑलरेडी हो चुका है? ये मैंने इमेज या फिर ये न्यूज कैसे मिस आउट कर दी मैंने? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। आप जानते हैं कि मंगल ग्रह पे हम लोगों ने लोगों को नहीं भेजा, यानी कि एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा। ऑफ कोर्स कई सारे मिशन जा चुके हैं। भारत का भी मंगलयान मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन जा चुका है, जहां पे हमारा जो ऑर्बिटर था उसने मंगल ग्रह की परिक्रमा लगाई, यानी कि बहुत सारे ऑर्बिट्स चक्कर लगाए। और मार्स मिशन अभी खत्म हो चुका है, उसके साथ कॉन्टैक्ट हमारा टूट चुका है, अब जानते हैं। इसके अलावा दूसरे एजेंसीज के भी मिशन वगैरह जा चुके हैं। दूसरों ने मार्स के ऊपर लैंडिंग की है, लोगों की नहीं। जैसे मार्स के ऊपर रोवर को भेजा है, मार्स के ऊपर लैंडर को भेजा, उसके बाद रोवर को भी भेजा, जैसे नासा ने किया हुआ है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा। अगर भेजा भी है हमें नहीं पता, शायद कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है, राइट? बट नॉनदलेस ऑन अ लाइटर नोट, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, बट नॉनदलेस अभी तक हम लोगों ने लोगों को भेजा नहीं। लेकिन हमारी इच्छा जरूर है और हमारी डिस्कशन आज उसी पे होने वाली है कि जिस तरह के ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा रहे हैं, यहां पे लोगों की आकांक्षा जरूर है कि हम लोग दूसरे ग्रह पे जाए, दूसरे ग्रह पे कोलोनाइजेशन करने की बात की। जैसे इलॉन मस्क ने बात की दैट वी नीड टू कोलोनाइज और वी माइट कोलोनाइज अदर प्लैनेट्स एटसेट्रा। और आजकल जो हमारे प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं, जैसे यहां पे मैंने कुछ स्पेस एजेंसीज के प्रोजेक्ट डाले हैं। जैसे नासा का है आर्टेमिस प्रोजेक्ट, आर्टेमिस सभी के सभी मून के लिए, ऑल दो मून के लिए है। अब हमारा चंद्रयान भी है, लेकिन चंद्रयान को हम लोग चंद्रयान 2 जो मिशन था उसका फॉलो अप मिशन करके भेज रहे हैं। यहां पे हम लोग एक लैंडर, एक रोवर भेज रहे हैं। लेकिन जैसे आर्टेमिस मिशन है, यहां पे आर्टेमिस मिशन में ये लोग एस्ट्रोनॉट्स को भेजने वाले हैं मून पे। इनफैक्ट जो यूएस का, नासा का जो आर्टेमिस मिशन है, उसका उद्देश्य ही है कि इट इज गोइंग टू बी अ स्टेपिंग स्टोन टू मार्स। अब ये क्यों? क्योंकि नासा ने आर्टेमिस में अलग अलग स्टेजेस डिसाइड किए हैं। तो उन्होंने वहां पे आर्टेमिस मिशन में ये कहा है कि हम लोग एक गेटवे भी बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट गेटवे विल हेल्प अस टू रीच मून ऑफ कोर्स, बट इट विल ऑल्सो बी लाइक अ पिट स्टॉप फॉर फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन, राइट? तो इसी तरह के प्रोजेक्ट, चाइना का चैंग ई प्रोजेक्ट है, रशिया का लूना 25 प्रोजेक्ट है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे इलॉन मस्क की मैंने बात की आपको, रिचर्ड ब्रांसन हो गए, जेफ बेजोस आजकल बहुत ज्यादा स्पेस एक्सप्लोरेशन की बातें करते हैं। तो बहुत सारे आकांक्षी बन चुके हैं स्पेस टूरिज्म के, स्पेस ट्रैवल के। इसके अलावा उद्देश्य है कि हम लोग दूसरे ग्रह पे लोगों को भेजें। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल भी है। सवाल हमारा यही है कि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऑफ कोर्स टेक्निकली काफी चैलेंजिंग होते हैं, बहुत सारा पैसा भी लगता है। और यहां पे मैं डॉलर सिंबल इस्तेमाल करने वाला हूं, राइट? कि बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं मिशन। और इन मिशंस को हम लोगों ने प्लान किया हुआ है। आज मून के लिए, कल को मार्स पे हम लोग, आज मून पे लोगों को भेज रहे हैं, कल हम लोग भेजेंगे मार्स पे भी। इनफैक्ट कई लोग ये भी कहते हैं कि पीपल टू अदर, यहां पे वर्ल्ड्स लिखा हुआ है, बट आई वुड से अदर प्लैनेट्स, अदर रीजन्स, पॉसिबली इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले दशक में, मैं कहूंगा 2030, 31, 32 तक, एक दशक में हम लोग शायद दूसरे ग्रह पे लोगों को भेजें। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इज इट रियली अचीवेबल, कि जो हमारी ह्यूमन एस्पिरेशन है, राइट, ह्यूमन टारगेट्स हैं, आर दोस टारगेट्स अचीवेबल? अब यहां पे मैंने ह्यूमन इस्तेमाल किया, नॉट वन पर्टिकुलर कंट्री, बट ह्यूमन एस्पिरेशन, कि हमारा जो स्पेस फोरे है, हमारी जो स्पेस की जर्नी है, स्पेस के जो टारगेट्स है, क्या हम लोग अगले 10 साल में अचीव कर सकते हैं? क्या हम लोग मंगल ग्रह पे लोगों को भेज सकते हैं अगले 10 सालों में? अब प्रोबेबली यस, लेकिन यहां पे मेरा जो डिस्कशन होने वाला है वो, ऑल्दो मैं नो नहीं कहूंगा, बट मेरा डिस्कशन होने वाला है इस चीज के प्रति चैलेंजेस क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले। चैलेंजेस, ठीक है? तो चैलेंजेस क्या होने वाले उसके ऊपर मेरी डिस्कशन चलने वाली, ठीक है? सबसे पहला चैलेंज मैंने बताया आपको कि टेक्निकली चैलेंजिंग होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो पैसा कहां से आएगा? कॉस्टली। देखिए,
ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों से जिस तरह की सिचुएशन हो चुकी है ग्लोबल लेवल पे, नॉट जस्ट इंडिया लेवल बट ग्लोबल लेवल पे, पहले कोविड-19 आया, इकोनॉमिक डाउनटर्न आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध चला, बहुत ज्यादा फ्यूल के प्राइसेस बढ़े, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बढ़ी, रेट कट्स हुए, फेड रेट कट्स हुए, और आज हम लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। इस इन्फ्लेशन से हम लोग अभी भी लड़ रहे हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट विश्व के सारे देश। और इसके चलते कहीं ना कहीं आपकी स्पेस बेस्ड इन्वेस्टमेंट में एक डाउनटर्न जरूर आ चुका है 2022 में, और 2023 में भी यही इसी तरह की डेवलपमेंट या फिर यही एक फोरकास्ट भी है कि कहीं ना कहीं स्पेस बेस्ड जो फंडिंग होगी वो कटेगी या फिर उतने स्तर पे नहीं बढ़ी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें 2021 और 2022 में कुछ कुछ कंट्रीज ने एक्चुअली बढ़ा, जैसे चाइना का है बहुत ही मिनिस्क्यूल थोड़ा सा ग्रोथ है 2021-22 में। अगर आप देखिए यूएस ने स्पेंडिंग की हुई है, आर्टेमिस मिशन, दूसरे मिशन चले, लेकिन आप दूसरे कंट्रीज की बात करेंगे तो बहुत ही मिनिस्क्यूल ग्रोथ है। इंडिया की बात करो, जर्मनी की बात करो, रशिया का तो कम हुआ है, फ्रांस का थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, यूके का इनफैक्ट फंडिंग कम हुई है, राइट। तो आप देख सकते हो कि फंडिंग ऑफ स्पेस बेस्ड प्रोजेक्ट, स्पेस पे एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट मैं कहूंगा स्टैग्नेंट हो चुका है, और यही अनुमान रहेगा हमारा अगले साल का भी, 2023 का भी। इनफैक्ट यूएस की जब हम लोग बात करें तो हाल ही में मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जहां पे ये कुछ न्यूज आई थी कि जो भी स्पेस का यानी कि जो भी नासा का बजट रहेगा वो शायद कांग्रेस उसमें थोड़ा सा कट डाउन जरूर करेगी। ऑफ कोर्स इससे ज्यादा नंबर हो सकता है, बट इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उतना ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे इवन फ्रॉम नासा, ठीक है। तो सबसे पहला है पैसे की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स सब जगह पे अभी एक स्लोडाउन आ चुका है, तो आने वाले 10 सालों में शायद हम लोग वो टारगेट अचीव ना कर पाए। इसके अलावा एक दूसरा प्रॉब्लम है स्टेशन। देखिए अभी तक जो हमारी जो एक्सप्लोरेशन हुआ करती थी या फिर अभी तक साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में जो मदद की हुई है वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या? आप जानते हो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में एक बहुत बड़ा सा, समझ लीजिए एक सैटेलाइट की तरह है विच कैन हाउस एस्ट्रोनॉट्स, राइट। ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। यहां पे आपको छोटा दिख रहा है, बट ये जो इसका जो लेंथ है एक फुटबॉल फील्ड के बराबर ही है। जो हम लोग फुटबॉल खेलते हैं ना, फुटबॉल का फील्ड होता है, हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल फील्ड के जितना वो बड़ा है। तो इसको अलग अलग एजेंसीज ने मिलकर बनाया था। जैसे 5 एजेंसीज में इन्वॉल्व थी, नासा हो गया, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, ईएसए, सीएसए, राइट। कैनेडियन स्पेस, नॉट चाइनीज, कैनेडियन एंड जापानीज, यूरोपियन एंड रशिया। तो रशिया और वेस्ट की अभी भी कोलैबोरेशन चलती है इसके ऊपर, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के चलते इसके ऊपर अभी भी कोलैबोरेशन चलती है। इसके बाद भी दूसरे कंट्रीज भी इन्वॉल्व है, ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज आर इन्वॉल्व। लेकिन कहीं ना कहीं इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएस ने चाइना को दूर रखा हुआ है। अब ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये रिटायर होने वाला है 2031 में, और हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, आपको याद होगा, राइट। मुझे तो याद आ रहा है कि जब ये नीचे गिरेगा, ये गिरने वाला है एट अ पॉइंट कॉल्ड एज पॉइंट नीमो। आई होप यू रिमेंबर, हम लोगों ने बात की थी पॉइंट नीमो। तो सदर्न हेमिस्फीयर में पॉइंट नीमो आता है, पैसिफिक ओशन में, राइट इन द मिडल। अलग आसपास में कोई लैंड बेस्ड एरिया आपको नहीं मिलेगा, पॉइंट नीमो पर गिरने वाली, ये हम लोगों ने बात की थी। तो समझ लीजिए अगर ये स्पेस स्टेशन रिटायर हो गया तो क्या कोई अगला स्पेस स्टेशन आने वाला है? क्या ये लोग सभी साथ में काम करेंगे? चाइना का क्या होगा? चाइना का तो साइडलाइन किया गया था आईएसएस से, और चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया, और इसी वजह से एक और सबसे बड़ा चैलेंज बनता है न्यू एज राइवलरी बिटवीन द नेशंस। हम लोगों ने देखा है कोल्ड वॉर के दौरान स्पेस रेस चली 20th सेंचुरी में यूएसए और यूएसएसआर के बीच। एक रेस चली कि सबसे पहले अंतरिक्ष में कौन जाएगा। रशिया ने पहले सक्सेस पाली। रशिया ने यानी कि यूएसएसआर ने पहले इंसान को यूरी गैगरिन को भेज दिया स्पेस में। मून पे नहीं उतारा लेकिन स्पेस का चक्कर जरूर लगवाया। तो पहला इंसान रशिया ने भेजा। उसके बाद यूएसए ने नील आर्मस्ट्रांग को भेजा मून पे, राइट। इसकी भी कुछ कॉन्स्पिरेसी थियरीज वगैरह है, बट नॉनदलेस रेस चली। मैं ये कहना चाहता हूं कि 20th सेंचुरी में यूएसए वर्सेस यूएसएसआर की रेस चली, लेकिन 21st सेंचुरी में यही स्पेस या फिर इसी स्पेस में एक दूसरी रेस चल रही है यूएसए और चाइना की। अब आपको लगेगा सर ये क्या बात कर रहे हो, देयर इज नो रेस। अगर आप इन नंबर्स को देखें तो रेस दिखाई भी नहीं देती है, बट
ध्यान दीजिएगा कि धीरे धीरे चाइना इज कैचिंग अप इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ फंडिंग, स्लोली एंड स्टडली। अभी भी जैसे 1/5 अमाउंट है चाइना की स्पेंडिंग इन कंपैरिजन टू यूएसए और नासा, लेकिन चाइना धीरे धीरे से खुद को टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से चाइना को बाहर रखा गया था, तो चाइना ने हाल ही में अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी लॉन्च किया है। ये हम लोग जानते हैं, उसका नाम है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। और रिसेंटली पिछले ही साल टियांगोंग स्पेस स्टेशन पे चाइना ने अपने 3 बंदों को भेज दिया, राइट। देयर इज अ फीमेल आल्सो, 2 मेल 1 फीमेल। चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स आर ऑलरेडी ऑन दैट टियांगोंग स्पेस स्टेशन। तो 21st सेंचुरी में हम लोग एक नए तरह की स्पेस राइवलरी यहां पे जरूर देख रहे हैं, और इस स्पेस राइवलरी की वजह से अगेन शायद हम लोग वो टारगेट अचीव ना कर पाए। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट बताया आपने पैसों के बारे में, दूसरा पॉइंट बताया राइवलरी के बारे में, स्पेस स्टेशन के बारे में, लेकिन जब मैं खबरें सुनता हूं तो खबरों में सुनता हूं इलॉन मस्क के बारे में, खबरों में सुनता हूं मैं जेफ बेजोस के बारे में। तो प्राइवेट सेक्टर तो काफी अच्छा कर रहे हैं, तो शायद अगर नासा ना कर पाए, चाइना ना कर पाए, रशिया ना कर पाए, इंडिया ना कर पाए, तो ये जो पैसे वाले बड़े बंदे हैं, बिलियनियर्स, सो कॉल्ड बिलियनियर्स, क्या ये लोग इसको अचीव कर पाएंगे? ऑफ कोर्स स्पेस ट्रैवल तो ये लोग अचीव कर चुके हैं, जैसे इलॉन मस्क की स्पेसएक्स हो गई, रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक हो गई, या फिर ब्लू ओरिजिन। सर ब्लू ओरिजिन जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन है। इन्होंने कहा है कि वो एक प्राइवेट ऑर्बिटल रीफ स्पेस स्टेशन डेवलप करने वाले, इसको नासा का भी इसको समर्थन मिला हुआ है। बट अगर हम लोग बात करें ये लोग भी क्या वो अचीव कर पाएंगे? यार इन लोगों की भी हालत खराब हो चुकी है ना, आपको तो पता ही है। जैसे मैंने आपको बताया, पैसों की जब बात करें, ये तो प्राइवेट सेक्टर वाले प्लेयर्स हैं, दे प्योरली रन ऑन प्रॉफिट मोटिव, और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज्यादा जो फंडिंग थी वो डाउन हो चुकी है। इनफैक्ट पिछले साल $20 बिलियन क्यूमुलेटिव प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट था स्पेस में, जो 2015 के बाद सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट एनुअल टोटल सिंस 2015 ये कहा जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सबको लग रहा था कि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज नहीं है, नासा नहीं है, इसरो नहीं है, तो शायद प्राइवेट सेक्टर मदद कर देगा, प्राइवेट सेक्टर साथ चलेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी मनी इश्यूज चल ही रहे हैं, अब जानते हो, ले ऑफ चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रही है, वी ऑल नो दैट। इसके अलावा चैलेंज होगा स्पेस डेब्री का। बिल्कुल, ये तो आने वाले समय में एक फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम है जरूर। जैसे आपको कुछ नंबर्स बताता हूं, 2000 में यानी कि ईयर 2022-23 साल पहले हम लोग एनुअली ऑन एन एवरेज 800 के आसपास सैटेलाइट्स लॉन्च करते थे, छोटे मोटे जो भी ये सब मिला मिलोगे 800 के आसपास एनुअली सैटेलाइट्स लॉन्च किया करते थे। 2021 में हम लोगों ने लॉन्च किए हैं 5000 सैटेलाइट्स। तो इमेजिन कीजिएगा आगे आने वाले सालों में, आने वाले दशक में, 1-2 दशक में प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्री शुरू हो जाएगी, जिसको आप जानते हो केस्लर सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, राइट। जॉन केस्लर, राइट, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि प्रॉब्लम हो सकती है स्पेस डेब्री की। स्पेस डेब्री क्या है कि एक सस्टेनेबल कॉलिजन हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे आपकी लोअर अर्थ ऑर्बिट में, तो अगर कॉलिजन हुआ तो टुकड़े हुए, एक के टुकड़े हुए, दूसरा जाके टकरा गया, उसके जो टुकड़े हुए वो तीसरे से जाके टकरा गया, और कुछ इस तरह का सिनारियो हो जाएगा जहां पे आपके पूरे की पूरे सैटेलाइट ध्वस्त हो सकते हैं। और आजकल हम लोग कितना डिपेंड करते हैं सैटेलाइट्स के ऊपर। इमेजिन कीजिएगा कि अगर आपके सैटेलाइट्स बर्बाद हो गए, सैटेलाइट फोन चला गया, सैटेलाइट इंटरनेट चला गया, आपको लग रहा होगा ठीक है सर ये तो प्रॉब्लम नहीं, अरे जीपीएस चला गया, आपका D2H जो घर पे जो टीवी आते हैं वो चला गया, राइट। सैटेलाइट बेस्ड आपकी वेदर बेस्ड फोरकास्टिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सो स्पेस डेब्री इज अनदर प्रॉब्लम, ठीक है। इसके अलावा देयर इज अनदर इशू ऑफ स्पेस बेस्ड रेगुलेशन। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी अंतरिक्ष से जुड़ी हुई जो प्राइम ट्रीटी है वो है आउटर स्पेस ट्रीटी। और आउटर स्पेस ट्रीटी हम लोगों ने साइन की थी कब? 1967 में, 1967। और आज भी यही रेगुलेट करता है इन लॉस को। लेकिन बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स है, साइंटिस्ट है, एनालिस्ट है, वो ये कहते हैं कि आउटर स्पेस ट्रीटी इज नॉट इनफ। व्हाई? बिकॉज आउटर स्पेस ट्रीटी डज नॉट टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनीज, इट डज नॉट टॉक अबाउट द सो कॉल्ड इंडिविजुअल बिलियनियर्स जो खुद का पैसा लगाकर कुछ भी कर सकते हैं।
और स्पेस आजकल बदल चुका है। 1967 वॉज वेरी डिफरेंट। 1967 में गिने चुने प्लेयर थे, 1-2 प्लेयर होंगे, 5 प्लेयर होंगे, लेकिन आज 2023 में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसीलिए स्पेस लॉ हैजंट बीन चेंज सिंस 1967। तो कहीं ना कहीं एक जरूरत है कि स्पेस बेस्ड लॉ को अपडेट करने की या फिर बदलने की जरूरत है। अब इन सभी आर्गुमेंट्स के साथ बाद आपको लग रहा होगा सर आपका रवैया काफी नकारात्मक है, लेकिन लेट मी एंड विद अ पॉजिटिव नोट कि चैलेंज नहीं, मैं कहूंगा एक अपॉर्चुनिटी होगी वर्किंग टुगेदर की। ये चैलेंज मैंने क्यों लिखा हुआ है कि आइडियल सिनारियो में राइवलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्पेस को ह्यूमैनिटी की यानी कि इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत है, और देशों को जैसे अपनी जो भी डिफरेंसेस है उन्हें अलग रख के साथ में काम करने की जरूरत है। और इसका प्राइम एग्जांपल मैं बताऊंगा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपको वेस्टर्न ब्लॉक भी मिलेगा, आपको USSR यानी कि रशिया भी मिलेगा, और बहुत ही सक्सेसफुली ऑलमोस्ट 30 साल, राइट, 30 ईयर्स के ऊपर ये लोग वर्क कर रहे हैं। ISS अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी जो ह्यूमैनिटी की जो जायंट लीप है टुवर्ड्स स्पेस, अगर उसको सक्सीड होना है तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में देशों को साथ में आना पड़ेगा, तभी जाकर ये सारे चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आकांक्षाएं हैं, अब यहाँ पे आप एक एथिकल मॉरल डिस्कशन भी कर सकते हो कि सर क्या आप सपोर्ट करते हो कि मार्स पे जाना है, मार्स को कॉलोनाइज करना है, दैट्स होल डिफरेंट क्वेश्चन। बट जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी प्रोजेक्ट्स है, जो भी आइडियाज है स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, अगर उन्हें अचीव करना है, जितना बड़ा टारगेट होगा उतनी ही ज्यादा आपको कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मेरा उत्तर होगा कि शायद हम लोग अचीव कर पाएंगे आने वाले 10 सालों में, बट पीपल हैव टू कम टुगेदर, नेशंस हैव टू कम टुगेदर। अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर स्पेस बेस्ड कोलैबोरेशन के लिए साथ में आना पड़ेगा सभी देशों को। देखते हैं कि ये होगा या नहीं। लेट अस वेट एंड वॉच, राइट। अगर इसके ऊपर कोई भी अपडेट आएगी या फिर कोई भी नया स्पेस बेस्ड प्रोजेक्ट चलेगा तो हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। आशा करता हूं कि दिस डिस्कशन वाज इंटरेस्टिंग फॉर यू। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा संदेश है, जो भी UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो भी सिविल सर्विसेज के आकांक्षी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए आखिरी मौका है जनवरी 31, यानी कि कुछ ही घंटे आपके पास बचे हुए हैं टू ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच 3। और आप जानते हैं कि हमारा फाउंडेशन बैच जो है ये सबसे कॉम्प्रिहेंसिव और सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है? क्योंकि हमारा अप्रोच ही कॉम्प्रिहेंसिव है। हमारी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज इंटीग्रेटेड, प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनालिटी टेस्ट सभी की प्रिपरेशन साथ में चलेगी। आपके साथ एक मेंटर रहेंगे फ्रॉम डे 1 आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, एनीथिंग। ग्रुप मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। सेल्फ मोटिवेशन के लिए बहुत सारी चीजें, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद MCQ प्रैक्टिस, हर एक मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, द होल शिबैंग, एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। उसके ऊपर अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, डू नॉट फॉरगेट टू यूज माय कोड राहुल लाइव। अगर आप ये कोड इस्तेमाल करोगे बिना किसी स्पेस के, RAHULLIV, चेकआउट पे कूपन कोड इसको डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखना है 31 जनवरी 6 PM हमारी क्लासेस शुरू हो रही है। सो सी यू इन द क्लास। बट बिफोर गोइंग अगेन, इफ यू वांट टू फॉलो मी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।